नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल हिस्ट्री पर। और एक फिल्म आ रही है विनायक दामोदर सावरकर पर। रणदीप हुड्डा ने फिल्म बनाई है। फिल्म बनते समय भी बहुत कुछ सुनने को मिला। यहां तक सुनने को मिला कि जो इसके डायरेक्टर थे ओरिजिनल, उन्होंने जब ये कहानी देखी और देखा कि सावरकर की कहानी के साथ क्या क्या तमाशा किया गया है, तो वो छोड़कर चले गए और बाद में रणदीप हुड्डा ने खुद ही इसको डायरेक्ट भी किया है। तो फिल्म का ट्रेलर आया, हमने कहा देखें ट्रेलर। सावरकर पर किताब लिखी है, सावरकर पर पढ़ते रहते हैं, सावरकर को पढ़ा है, सावरकर के बारे में लिखी लगभग सारी किताबें पढ़ी हैं। तो हमने कहा कि जरा देखा जाए इस ट्रेलर में क्या है। और देख के मेरे तो होश उड़ गए कि फिल्म आएगी तो लिखा जाएगा कि वर्क ऑफ फिक्शन है ये, सभी पात्र काल्पनिक हैं, ये भी लिखा जाएगा। लेकिन इतनी कल्पनाशीलता, इतना झूठ, इतना तमाशा। मैं एक उदाहरण से चलो बात कर लेता हूं। इसमें दिखाया गया है कि भगत सिंह उनसे मिलने जाते हैं और कहते हैं मैं आपकी किताब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो मराठी में लिखी गई थी मूलतः, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करूंगा। सिर्फ इसकी कहानी सुना देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि नाटक किस लेवल का किया गया है। ये किताब आप कहीं भी देख लीजिए, विकिपीडिया पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, धनंजय कीर की जीवनी पढ़ लीजिए। जो आपको सावरकर का सबसे बड़ा भक्त लगे, आप उसकी किताब पढ़ लीजिए, मेरी किताब छोड़िए। आपको पता चलेगा कि ये किताब लंदन में रहते हुए लिखी गई थी। अब लंदन में वो कब से कब तक थे? लंदन में वो 1907 से 1910 तक थे। यानी ये किताब जो माना जाता है कि ये किताब 1907-8 के बीच में लिखी गई है। और उसके तुरंत बाद इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन आ गया। 1909 में इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो चुका था। 1907 से 9 के बीच में यह किताब लिखी गई थी और 1910 में सावरकर जेल चले गए थे। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है भाई कि हमारे अमर शहीद आजम भगत सिंह का जन्म जो हुआ था वो 28 सितंबर 28 सितंबर 1907 को हुआ था। यानी सावरकर जब ये किताब लिख रहे थे तो भगत सिंह जी अपनी मां की गोद में खेल रहे थे, उनका दूध पी रहे थे। और 1909 में जब ये किताब अंग्रेजी में आ चुकी थी तो हमारे सरदार भगत सिंह सिर्फ 2 साल के थे। और 1910 में जब सावरकर गिरफ्तार होकर अंडमान निकोबार की जेल में पहुंच जाते हैं, तब भगत सिंह 3 साल के थे। तो आप मुझे ये बताइए कि मां का दूध पीना छोड़कर भगत सिंह चले गए थे सावरकर से मिलने, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने के लिए। या फिर 2 साल के भगत सिंह अपने खेतों में खेलते खेलते अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे थे, वो भी मराठी से। कब सीख ली भगत सिंह ने मराठी? ये तो हम लोग जानते हैं कि भगत सिंह की जो डायरी है उसमें अंग्रेजी है, उर्दू है, पंजाबी आती ही थी उनको। लेकिन भगत सिंह ने मराठी कब सीख ली? और 2 साल की उम्र में पहुंच गए सावरकर की किताब को मराठी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने। मतलब यार झूठ भी बोलो तो ऐसा बोलो कि 4 लोग कहें क्या झूठ था। ऐसा मत बोलो कि कोई जरा सा भी पढ़ा लिखा आदमी विकिपीडिया खंगाले और कहे यार रणदीप हुड्डा हद मत करो यार। भगत सिंह से तुमने मिला दिया सावरकर को। सावरकर की सारी जीवनी 10 खंड में है, सब लिखा हुआ है। भगत सिंह की सावरकर से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। मुलाकात गांधी की हुई थी। दिखा क्या रहे हैं कि गांधी जी जा रहे हैं और कह रहे हैं आई एम MK गांधी। सावरकर जी, माई सेल्फ MK गांधी। भैया, सावरकर जिसके घर में रहते थे, इंडिया हाउस जिसने बनाया था श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनसे महात्मा गांधी के सीधे रिश्ते थे। जिस जमाने में इंडिया हाउस में सावरकर रह रहे थे, आज की भाषा में कहें तो छात्र थे, स्टूडेंट थे, यंग लड़के थे। और गांधी 1909 तक साउथ अफ्रीका के बड़े नेता बन चुके थे। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों से मिल रहे थे, अंग्रेज मिनिस्टर से मिल रहे थे। बाकायदा इंडिया हाउस में उनको बुलाया गया था एक भाषण देने के लिए। माफ कीजिएगा मेरी बात पे, लेकिन उस समय सावरकर की इतनी औकात तो खैर कभी नहीं हुई, लेकिन उस समय तो सावरकर की इतनी औकात बिल्कुल नहीं थी कि गांधी जी उनसे मिलने जाते और हाथ जोड़ के कहते आई एम MK गांधी। हाँ, सावरकर के भाई जरूर गए थे गांधी जी के पास हाथ जोड़कर कि गांधी जी मेरे भाई को किसी तरह से जेल से छुड़वा दीजिए। बताऊंगा बहुत डिटेल में, फिल्म आने के बाद बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ ट्रेलर का पर्दाफाश कर रहा हूं कि इस ट्रेलर में कितना झूठ है। इसमें बताया गया है कि एक जगह सावरकर कह रहे हैं कि 1912 तक हम देश को पूरी तरह से आजाद करा लेंगे। अब आजाद तो नहीं करा पाए,
लेकिन 1912 तक 3 माफिया वो मांग चुके थे। 1910 में गिरफ्तार हुए, साल में एक बार माफी मांग सकते थे, तो गिरफ्तार होते ही पहली माफी उन्होंने 3 महीने के अंदर मांग ली। अगले साल 1911 में और अगली उसके बाद 1912 में 3 माफिया 1912 तक मांग चुके थे। देश की आजादी नहीं, उस समय अंग्रेजों से वो विनती कर रहे थे कि मुझे किसी तरह से रिहा कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बना रहूंगा। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें। आज हम अंग्रेजों के पक्ष में लड़ेंगे, कल वो भी हमारी मदद करेंगे। जैसे एक जगह दिखाया गया इस ट्रेलर में कि महात्मा गांधी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय गांधी जी का यह मानना था, और ये कोई और नहीं बताता है, गांधी जी खुद लिखते हैं। गांधी जी का यह मानना था कि अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करेंगे तो शायद अंग्रेज भी हमारा सहयोग करेंगे। और सिर्फ गांधी जी क्यों, उस जमाने के जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हो, चाहे जो भी आप नाम लेना चाहे नाम ले लीजिए, जितने बड़े नेता थे सब अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। सावरकर भी तो जेल में बैठ के यही चिट्ठी में लिख रहे थे कि हमको रिहा कर दीजिए, हम आपकी तरफ से लड़ने को तैयार है, हम किसी भी लेवल पर आपका साथ देने को तैयार है। फर्क यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते गांधी जी को बुद्धि आ गई थी और उन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया। लेकिन सावरकर पहले वर्ल्ड वॉर में भी साथ दे रहे थे अंग्रेजों का, साथ देने की कोशिश कर रहे थे, जेल में थे, कह रहे थे कि हमें छोड़ दो तो हम आपके साथ कुछ भी करने को तैयार हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बाकायदा सेना में भर्ती करवा रहे थे अंग्रेजों की, अंग्रेजों के साथ लगे हुए थे और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध में सरकार चला रहे थे, जहां भारत के विभाजन का प्रस्ताव पास हो रहा था। और इनके लोग यानी हिंदू महासभा के लोग खामोशी से बैठकर देख रहे थे। इसमें एक सवाल पूछा गया कि कांग्रेस का कोई आदमी कभी काला पानी क्यों नहीं गया। पहली बात तो यह गलत है। जब डिटेल वीडियो फिल्म आने के बाद बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के लोग भी काला पानी गए थे। दूसरी बात, हिंदू महासभा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई आदमी 2 घंटे के लिए भी जेल में क्यों नहीं गया था, इस सवाल का जवाब दे दो। अरे भाई, जो हिंसा का रास्ता अपनाएगा, बंदूक चलाएगा, गोली चलाएगा, वो तो अंडमान जाएगा, लेकिन जो अहिंसा का रास्ता अपनाएगा वो अंडमान क्यों जाएगा? अंडमान में तो वही लोग जाते थे जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। एक उदाहरण देता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली जिसमें मोदी जी उनके सारथी थे। आडवाणी जी गिरफ्तार हुए तो कहां उनको भेजा गया? जेल में भेजा गया? नहीं, उनको बाकायदा रेस्ट हाउस में रखा गया। लेकिन उसके बाद जब दंगे हुए, लूटमार हुई, तो उन दंगों में जो लोग गिरफ्तार हुए उनको कहां रखा गया? उनको रखा गया जेल में, काल कोठरी में। तो जो हिंसा करता था उसके लिए अंडमान या इस तरह की जेलें थी। जो पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते थे उनके लिए देश के अंदर जो जेलें थी उनमें रखा जाता था, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे और कोई भी हो। और सवाल तो ये भी पूछ सकते हैं कि एक बार अंडमान से रिहा होने के बाद 1937 के बाद सावरकर कभी घंटे भर के लिए जेल क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि आजादी की बात करना छोड़ दिया और अंग्रेजों के साथ पूरी तरह से मिल गए। अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम की जो नौटंकी चल रही थी उसमें शामिल हो गए। जब डिटेल वीडियो लेके आऊंगा तो और विस्तार से बताऊंगा। और भी कुछ मजेदार चीजें हैं। एक सवाल पूछते हैं कि ये देश अहिंसा से आजाद नहीं हुआ, हिंसा से आजाद हुआ। जरा मुझे बता दीजिए, भगत सिंह का जो पूरा आंदोलन था, वो भगत सिंह को फांसी होती है 1932 में। उसके पहले चंद्रशेखर आजाद मारे जाते हैं और पूरा क्रांतिकारी आंदोलन बिखर जाता है। उसके बाद देश के अंदर कोई हिंसक क्रांतिकारी आंदोलन नहीं रहता है। सावरकर जब 1937 में रिहा होते हैं उसके बाद हिंसक तो छोड़िए, अहिंसक आंदोलन भी नहीं करते हैं। सुभाष बाबू की भी डेथ हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सुभाष बाबू की सेना अंततः हारती है। आप जानते हैं आजाद हिंद फौज के सारे सैनिकों को गिरफ्तार करके लाया गया था, जिसको बचाने के लिए बाकायदा जवाहरलाल नेहरू ने आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई थी। फिर उनको रिहा किया गया, सारा कुछ हुआ तो सुभाष बाबू भी पर्दे से चले गए थे। कौन सी हिंसा हो रही थी जिसके डर से अंग्रेज देश छोड़कर चले गए थे? ये खत देख लीजिए स्क्रीन पर। ये खत नहीं है, ये किताब का हिस्सा है जो वहां के किंग थे उनकी किताब का हिस्सा है, जो ये बता रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के साथ ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का मन बना लिया था कि वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, उस जमाने का इतिहास पढ़िए।
जहां हिंसा से आजादी मिली है, लाखों लोगों की हत्या हुई है, यहां अहिंसा से आजादी मिली, इसलिए अंग्रेज एक दिन झोला उठाकर चले गए। जो वीर थे, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, या इस तरह के जितने भी वीर हैं, उनके योगदानों को कोई नकार नहीं सकता, उनका अपना रोल है। एक एक आदमी जो आजादी की लड़ाई में 1 घंटे भी लड़ा, उसके भी हम कर्जदार हैं, उसने भी रोल निभाया। लेकिन ये दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं कि इस देश को आजादी हिंसा से नहीं, अहिंसा से मिली थी। इसीलिए महात्मा गांधी की मूर्तियां आपको सारी दुनिया में मिल जाती हैं, और सावरकर की मूर्ति तो आपको भारत में भी बहुत मुश्किल से ढूंढने से मिलेगी। यहां तक कि जो लोग उनके नाम पर राजनीति करते हैं, वो भी गांधी जी के सामने जाकर झुक जाते हैं। तो खैर, अभी ये ट्रेलर था, तो ट्रेलर पे ये कुछ रिबटल्स थे। जब फिल्म आएगी तो बहुत डिटेल में बात करूंगा। याद रखिएगा कि ट्रेलर ये बता रहा है कि ये सावरकर की जिंदगी पर नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जितना कुछ तमाशा फैलाती है, उसको इकट्ठा करके रणदीप हुड्डा ने एक फिल्म बना ली है। जाहिर तौर पे इसको सरकार का भी सपोर्ट मिलेगा, जाहिर तौर पे इसको पार्टी का भी सपोर्ट मिलेगा, जाहिर तौर पे इस देश में जितने नफरती हैं सबका सपोर्ट उनको मिलेगा। लेकिन जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो इस देश की सही राजनीति जानना चाहते हैं, जो इस देश का सही इतिहास जानना चाहते हैं, उनका सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। तभी हम लगातार कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। 22 मार्च को फिल्म आ रही है, और 22 मार्च को ही डिटेल वीडियो 45 मिनट्स का, 45 मिनट के आसपास का डिटेल वीडियो इस फिल्म के बारे में लेकर मैं आऊंगा। निश्चिंत रहिए।